Now coming towards the diabetic emergencies. डायबिटिक इमरजेंसीज़ में जो है हाइपोग्लाइसीमिया होगा या फिर एक्सट्रीम हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो सकता है या फिर हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट हो सकती है। ये 3 एक्यूट इमरजेंसीज़ है जो कि एसोसिएटेड हैं डायबिटीज़ से। अब थोड़ा हम डिटेल में देखेंगे इन डायबिटिक इमरजेंसीज़ को। हाइपोग्लाइसीमिया बेसिकली नॉर्मल इंडिविजुअल में जब ग्लूकोज ड्रॉप हो जाता है 3 मिलीमोल पर लीटर इन हेल्दी इंडिविजुअल, तो जो सिम्टम्स विजिबल होते हैं वो इस डायलॉग बॉक्स में शो हो रहे हैं। ऑटोनॉमिक सिस्टम के हवाले से स्वेटिंग, ट्रेमलिंग, टैकीकार्डिया, पैल्पिटेशंस और शो होंगे। और न्यूरो ग्लाइकोपैनिक में फेंटनेस, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, ड्रॉजीनेस, विजुअल डिस्टर्बेंस, एबनॉर्मल बिहेवियर, एजिटेशन या एग्रेसिवनेस, कन्फ्यूजन, कोमा ये होगा। और इसके अलावा हंगर, हेडेक और टिंगलिंग, नमनेस भी हो सकती है। अच्छा, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनका जो कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज़ में वो है न्यूरोपैथी, जिसकी वजह से क्या होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है रिलायबल नहीं होता है। वो सिम्टम्स जो है शो नहीं कर सकता है, वो वार्निंग नहीं दे सकता है कि आपको जो है आप हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन में जा रहे हैं, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट जो है न्यूरोपैथिक कंडीशन की वजह से जो है उनको सिम्टम्स अपीयर नहीं होते हैं। ठीक है। और जो काउजेज़ ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया है, मोस्ट कॉमन काउज डिक्रीज़ इन कार्बोहाइड्रेट कंजप्शन है, या फिर जो है एक्सेस कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइज़ कर दिया है ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड एक्सरसाइज और इंक्रीज इन सर्कुलेटिंग इंसुलिन। नाउ द क्वेश्चन इट इज़ व्हाट इज़ नॉक्टर्नल हाइपरग्लाइसीमिया। नॉक्टर्नल हाइपरग्लाइसीमिया बेसिकली नाइट में होता है और इनके सिम्टम्स ऐसे हैं कि रेस्टलेसनेस होती है पेशेंट को, और ये चीज़ पेशेंट खुद समझ नहीं पाता है जब तक कि कोई दूसरा बंदा जो है उसको ऑब्ज़र्व ना कर ले। ठीक है। एक अनरेस्टेड कंडीशन में होता है पेशेंट और जो है कंटिन्यूस हेडेक होता है। ये एक जो है ना नॉक्टर्नल हाइपोग्लाइसीमिया सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक, हाइपोग्लाइसीमिया, नॉक्टर्नल हाइपोग्लाइसीमिया बेसिकली जो है एक शॉर्ट ड्यूरेशन का एक एपिसोडिक हाइपोग्लाइसीमिया होता है नाइट में, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स हैं वो जो है मॉर्निंग तक बॉडी की ग्लूकोज लेवल को हाई कर देते हैं। जब मॉर्निंग में ग्लूकोज को चेक करते हैं तो हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन होती है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली पेशेंट क्या करता है कि अपने इंसुलिन डोज को बढ़ाना शुरू कर देता है, जो कि मतलब नाइट टाइम में जो डोज़ ले रहे हैं पेशेंट वो उसको इंक्रीज़ कर देगा, क्योंकि वो मॉर्निंग की डोज़ को देख रहा है कि मॉर्निंग में हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन थी और वो जो नाइट में स्मॉल एपिसोड ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया उसने हुआ था उसको वो निगलेक्ट हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा पेशेंट को। तो सबसे बेहतरीन हल इसका ये होता है कि जब पेशेंट रेस्टलेसनेस या एजिटेशन हो रही हो तो उसका रात के 2 बजे 3 बजे इस टाइम पे जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल को चेक कर लिया जाए, तो इससे जो है एक क्लियर पिक्चर आ जाएगी कि पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया या नॉक्टर्नल हाइपरग्लाइसीमिक पेशेंट है। जब 2 और 3 AM को ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक हो जाएगा और इससे कंफर्म हो जाएगा कि पेशेंट हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन में है, तो पेशेंट शुड इधर हैव अ स्नैक बिफोर बेड टाइम टू रिड्यूस द इवनिंग नाइट टाइम डोज ऑफ इंसुलिन, या फिर हम टाइमिंग्स को अल्टर कर देंगे एडमिनिस्ट्रेशन जो हम कर रहे हैं इवनिंग डोज ऑफ इंटरमीडिएट और लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन की, ताकि जो पीक बायोअवेलेबिलिटी आ रही है वो डिले हो जाए। ज़्यादातर ये इशू जो है उन पेशेंट्स में आ रहा होता है जिनको ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी होती है। अच्छा, अब ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो ओरली हम उसको स्वॉलो करवा देंगे, कोई भी ओरली
ग्लूकोज की टैबलेट्स होती है वो दे देंगे, या फिर अगर अनकॉन्शियस है, एस्पायरेशन का इशू है, रिस्क ऑफ एस्पायरेशन है, तो पेरेंटल ट्रीटमेंट देंगे, या तो इंट्रावीनस देंगे या फिर इंट्रामस्कुलर ग्लूकागॉन देंगे। लॉन्ग टर्म डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस में जो है बेसिकली लॉन्ग टर्म डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन दोनों टाइप ऑफ डायबिटीज़ को हो रहा होता है, टाइप 1 और टाइप 2 में। बस स्पेक्ट्रम ऑफ इंसिडेंस का डिफरेंस होता है टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट में। अच्छा, ज़्यादातर पेशेंट्स में क्या होता है टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स में स्पेशली कि जब तक उनको डायग्नोज जो है ये पहले से ही स्टार्ट हो चुका होती है ये डिज़ीज़, लेकिन उनको आफ्टर लॉन्ग टाइम जब कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू होती हैं तब जो है सिम्टम्स जो हैं उसके आना शुरू होते हैं और डायग्नोज लेट होता है। अगर इसको अर्ली स्टेज पे ही हम इसको इन कॉम्प्लिकेशंस को लिमिटेड कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम इसकी गुड मैनेजमेंट स्टार्ट करते हैं एट अर्ली स्टेज। डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस जो है बेसिकली दो उसमें डिवाइडेड है, एक मैक्रोवेस्कुलर और एक माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस में। मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस हम इसको इसलिए कह रहे होते हैं क्योंकि ये जो डैमेज है वो लार्ज ब्लड वेसल्स का हो रहा होता है, और माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस में जो है स्मॉलर ब्लड वेसल्स डैमेज हो रहे होते हैं। मैक्रोवेस्कुलर के अंदर जो डिजीज़ेज़ इंक्लूड हैं वो है कार्डियोवेस्कुलर डिजीज़ेज़ जिसके अंदर कॉरोनरी हार्ट डिजीज़ है, स्ट्रोक है और पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़ इंक्लूड होते हैं। जैसे इसके अंदर दिखा रहे हैं एबनॉर्मल ईसीजी के 18% चांसेस है, हाइपरटेंशन का 35% है, एब्सेंट ऑफ फूड पल्सेस, मतलब ये पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़ की बात हो रही है। पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़ में क्या होता है, जो आपके हार्ट आउटसाइड द ब्लड वेसल्स हैं इसके अंदर जो है ये अफेक्ट करना शुरू करता है, स्पेसिफिकली लेग्स की जो आर्टरीज़ होती है उनके ऊपर। डायबिटिक पेशेंट में ये लेग की आर्टरीज़ पे इफ़ेक्ट करना शुरू करता है, जिसकी वजह से जो है इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन राइज होता है, क्रैम्पिंग पेन एक्सपीरियंस होता है, स्पेशली जब वॉक कर रहे होते हैं डायबिटिक पेशेंट्स, तो उनको ड्यूरिंग वॉकिंग जो है क्रैम्पिंग पेन होता है। तो ये इस वजह से हो रहा होता है। इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन के 3% चांसेस हैं, और एबनॉर्मल ईसीजी। कार्डियोवेस्कुलर डिसीज़ में जब इनको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है तो बेसिकली ज़्यादातर डायबिटिक पेशेंट को जो इन्फार्क्शन होता है उसको साइलेंट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं, क्योंकि सिम्टम्स नहीं विजिबल होते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के ड्यू टू ऑटोनॉमिक कार्डियक ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी। सेरेब्रोवेस्कुलर डिजीज़ भी के भी चांसेस हैं मैक्रोवेस्कुलर में, लेकिन वो 1% है। जो सबसे ज़्यादा चांसेस हैं वो हाइपरटेंशन के, जो कि 35% है, देन फूड पल्सेस 13%, और सबसे कम जो है सेरेब्रोवेस्कुलर डिजीज़ का है। नेक्स्ट माइक्रोवेस्कुलर डिजीज़ हैं जिसके अंदर माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस में रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी एंड न्यूरोपैथी। एज द नेम इज़ इंडिकेटिंग रेटिनोपैथी, डायबिटिक रेटिनोपैथी इज़ द लीडिंग काउज ऑफ ब्लाइंडनेस इन पीपल ज़्यादातर अंडर द एज ऑफ 60। अगर टाइट ग्लाइसेमिक कंट्रोल किया जाए और ग्लाइसेमिक कंट्रोल भी और ब्लड प्रेशर कंट्रोल भी, तो हम इसकी प्रोग्रेशन को डिले कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर रेटिनोपैथी अर्ली स्टेज पे आइडेंटिफाई हो जाए तो फिर हम ब्लाइंडनेस तक, मतलब इसको ब्लाइंडनेस को स्टॉप कर सकते हैं बाय लेज़र फोटोकोएगुलेशन। उसके बाद नेफ्रोपैथी है। नेफ्रोपैथी में बेसिकली किडनी जो है इनलार्ज हो जाती है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है इंक्रीज़ हो जाता है डायबिटिक रीनल डिजीज़ में, तो इसके भी तकरीबन 18% चांस है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन 20%, इस्केमिक स्किन चेंजेस फूड 6%, एबनॉर्मल वाइब्रेशन थ्रेशोल्ड फूड
माइक्रो वो पेरिफेरल न्यूरोपैथी में जो है लॉस ऑफ पेरिफेरल नर्व फाइबर्स होता है, जिसकी वजह से नर्व डिसफंक्शन हो जाते हैं। डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से जो है सेंसरी मोटर ऑटोनॉमिक सिम्टम्स जो हैं में इंक्लूड हो रहा होता है। डायबिटिक न्यूरोपैथीज़ में जो है सेंसरी मोटर और ऑटोनॉमिक सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। द मोस्ट कॉमन इज़ द सिमेट्रिकल डिस्टल सेंसरी type, which is particularly evident in the feet and may slowly progress to complete loss of feeling. It is most prevalent in elderly patients with type 2 patients. Now coming towards the next topic, जब मैक्रो और माइक्रोवेस्कुलर डिजीज़ कंबाइन हो जाते हैं तो डायबिटिक फूड प्रॉब्लम अराइज होता है। डायबिटिक फूड प्रॉब्लम बेसिकली वही कम्बिनेशन की वजह से अराइज होता है, जिसके अंदर सेंसरी और ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी, पेरिफेरल वेस्कुलर डिसऑर्डर और हाइपरग्लाइसीमिया, ये चारों पांचों रीजंस की वजह से फूड प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं। अच्छा, ये सिर्फ जो है इन स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं हो रही होती है, बल्कि प्रॉपर फूड केयर नहीं किया जा रहा होता है या पुअरली कंट्रोल कर रहे हैं डायबिटीज़ को। ये सारे जो है कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स हैं जो कि लीड करते हैं फूड अल्सर्स को। मेनली 3 टाइप्स ऑफ फूड अल्सर्स हैं। सब नंबर 1 इज़ न्यूरोपैथिक, नेक्स्ट इज़ इस्केमिक एंड द लास्ट इज़ न्यूरो इस्केमिक। न्यूरोपैथी जो है मेन पेनलेस सेंसेशन होती है, इसके अंदर कोई पेन फील नहीं होता है, लेकिन डीप इनसाइड अल्सर होता है। जब विजिबल कोई डिफरेंस नज़र आ जाता है तो डैमेज नज़र आता है, तो फिर जो है न्यूरोपैथिक अल्सर का पता चलता है। नेक्स्ट इस्केमिक अल्सर है, ये बेसिकली हो रहा होता है पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़ की वजह से, जिसके अंदर प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो रही होती है, जिसकी वजह से जो है न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं होते हैं। नेक्स्ट न्यूरोस्केमिक में जो है 2 एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक न्यूरोपैथी है और इस्केमिया है, तभी इसको न्यूरोस्केमिक कहते हैं। जब डायबिटिक फूड अल्सर होता है तो इन्फेक्शन होता है, और इन्फेक्शन में ज़्यादातर जो पैथोजेंस इन्वॉल्व होते हैं वो एक स्टेफिलोकोका है, नेक्स्ट स्ट्रेप्टोकोका है। अगर वुंड इस्केमिक है तो कॉमनली इन्फेक्ट होगा एनारोबिक ऑर्गेनिज्म से। एक अनकॉमन फूड कॉम्प्लिकेशन है जिसको हम चारकोड आर्थोपैथी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डिस्ट्रक्शन होती है जॉइंट्स की, और इस डिस्ट्रक्शन की वजह से इन्फ्लेमेशन बहुत विजिबल होता है। बोन डेंसिटी रिड्यूस हो जाती है, बोन डेंसिटी के रिड्यूस होने की वजह से बोन फ्रैक्चर होता है और फुट शेप ऑल्टर हो जाता है, डिफॉर्मिटी हो जाती है फुट की।